हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई शानदार कक्षा में। आज की इस कक्षा में क्यों हम बात करें, आपने बात छोड़ी थी कहाँ पर? एमएसएमई पढ़ रहे थे और एमएसएमई के सेक्टरों के बारे में पढ़ा था। और एमएसएमई के अंतर्गत भी हमने आत्मनिर्भर भारत कोष के बारे में पढ़ा था। साथ में जो कुछ चीज़ें यहाँ पर विकसित करने के लिए ये 2-3 अपने किसके अंतर्गत थी, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदम थे। और इसके लिए एमएसएमई जो क्षेत्र है, इसके लिए जो प्रयास हैं, ये प्रयास देखे थे भारत में उभरते हुए, और क्लस्टर वगैरह ये सारी चीज़ें वो पहले अलग चीज़ें हो गई थी। ठीक है, तो इसी एमएसएमई के अंतर्गत हम कुछ क्या है चुनौतियाँ या फिर चुनौतियों का देख रहे हैं और उनका डिजिटल समाधान है वो क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करें। तो देखिएगा, एमएसएमई जो आपके समाधान पोर्टल है ये लाया गया। क्यों लाया गया? देखिएगा, एमएसएमई समाधान पोर्टल भुगतान में देरी को दूर करने के लिए, जो पेमेंट है इस पेमेंट करने के लिए आपके डिले हो जाता है बार बार, तो इस डिले को क्या है, इस डिले को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा पोर्टल हो जिससे आसानी से ये आपके काम किया जा सके। तो एमएसएमई समाधान पोर्टल लाया गया। एक चीज़ तो ये याद रखना। और साथ में इसका उद्देश्य ये था कि एमएसएमई को बकाया राशि की निगरानी है। तो जो एमएसएमई की जो बकाया राशि है, तो इन जो पेंडिंग जो अपनी अमाउंट है इसको वॉच आउट करने के लिए, निगरानी रखने के लिए एमएसएमई पोर्टल लाया गया, समाधान किया गया एक तरीका। तो ये एमएसएमई समाधान पोर्टल। दूसरी है संबंध पोर्टल। एक पोर्टल है जिसका नाम है संबंध, जो सार्वजनिक खरीद की निगरानी हेतु है। तो सार्वजनिक खरीद की निगरानी के लिए संबंध पोर्टल लाया गया। कौन सा पोर्टल? संबंध पोर्टल लाया गया। वहीं अगर हम बात करें, एक पोर्टल लाया गया चैंपियन पोर्टल। चैंपियन पोर्टल डीजे ब्राव वाला नहीं, ये है शिकायत निवारण वाला। कौन सा है? चैंपियन पोर्टल है जिसको क्या करता है, ये शिकायतों का निवारण करता है। शिकायतें, इन शिकायतों का क्या करता है, निवारण करता है चैंपियन पोर्टल। वहीं हमने संबंध पोर्टल देखा जो सार्वजनिक खरीद की निगरानी हेतु है। सार्वजनिक खरीद की निगरानी के लिए संबंध पोर्टल हो गया। तो ये आपकी प्रमुख रूप से एमएसएमई के लिए जो चुनौतियाँ हैं और उनका डिजिटल समाधान है, ये हमने देखा। इसके बाद बात करते हैं अपने ठीक है, एमएसएमई आपके टीम की बात करते हैं। टीम के मंजी क्या अर्थ होता है? देखिए, एमएसएमई तो सीधा अर्थ हो गया। और जैसे कि ट्रेड आपके इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ये क्या चीज़ है? 27 जून, कौन सी? 27 जून अपने 2024 की बात है। 27 जून 2024 में आपके उद्योगों में जो उद्यमी हैं, उन उद्यमी भारत कार्यक्रम के दौरान आपके प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य एमएसएमईज के आपके बीच व्यापार तथा वाणिज्य के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत 5 लाख जो आपकी एमएसएमईज हैं उनको डिजिटल रूप में सशक्त बनाने, जिसमें 2.5 लाख महिला हैं। इस 2.5 लाख महिला जो उद्यमी हैं, उन उद्यमों की क्या करना है, रक्षा आपके प्रमुख रूप से लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो एमएसएमई टीम होगी जो 27 जून 2024 को उद्यमी भारत कार्यक्रम के दौरान प्रारंभ की गई। कौन सा प्रोग्राम चल रहा था? उद्यमी भारत कार्यक्रम चल रहा था। उस दौरान इस योजना का आपके उद्देश्य था कि एमएसएमईज के बीच व्यापार एवं आपके वाणिज्य डिजिटलीकरण है उसको बढ़ावा दिया जाए। और इसके अंतर्गत 5 लाख एमएसएमई के डिजिटलीकरण के रूप में सशक्त बनाने, जिसमें 2.5 लाख महिला उद्यमियों का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो दोबारा ये चीज़ समझी। फिर हम देखते हैं एमएसएमई चैंपियन योजना देखते हैं। तो एमएसएमई चैंपियन योजना है जो इसमें चयनित जो क्लस्टर हैं, उन क्लस्टर और उद्यमियों की प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना है। ठीक है, और अपव्यय हैं, जो अपव्यय हो रहे हैं उसको कम करना है और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। साथ में जो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है, उन व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रमुख रूप से चीज़ें की गई थी। तो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर वैश्विक स्तर पर जो ग्लोबल अपना लेवल है, ग्लोबल लेवल पर सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ इस योजना के 3 प्रमुख घटक है। ठीक है ना? एमएसएमई चैंपियन योजना है। एमएसएमई चैंपियंस योजना में जो चयनित क्लस्टर हैं और जो क्लस्टर के साथ में उद्यमियों की जो
प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना और अफवाह को कम करने के लिए, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ इस योजना में एमएसएमई चैंपियन योजना के प्रमुख 3 घटक है। कौन कौन सी? एक है जेड, एक है लैन, एक है आपके जो आईपीआर हैं। तो देखिए एमएसएमई आपके सस्टेनेबल के बारे में बात करें जो जेड में, यानी कि इसका अर्थ देखिए जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट प्रथाओं को बढ़ावा देना। तो एमएसएमई चैंपियन योजना के अंतर्गत एक आपके एमएसएमई सस्टेनेबल जेड, जिसमें जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए घटक है। दूसरा घटक है एमएसएमई आपके कॉम्पिटिटिव, जो लैन या उत्पादकता और गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है। तो एमएसएमई आपके जो कॉम्पिटिटिव है, जिसे हम लैन कहते हैं, ये उत्पादकता और गुणवत्ता, जो उत्पादकता है और गुणवत्ता है, इसमें प्रतिस्पर्धा के में सुधार करना ये प्रमुख रूप से रहने वाला है। तो उत्पादकता में आपकी उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए एमएसएमई कॉम्पिटिटिव आपके लैन करना, ठीक है ना। एक है इसमें आपके, तो ये हो गया जेड, जिसमें जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट प्रथाओं को बढ़ावा देना हो गया। एक घटक हो गया एमएसएमई इनोवेटिव हो गया, जो इनोवेशन का काम करेगा। तो ये एमएसएमई चैंपियन योजना होगी, ठीक है। अगली है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो बैंक के ऋणों को मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करने के लिए सूक्ष्म उद्यमी हैं उनकी सहायता करता है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में है पीएमईजीपी, बैंक ऋणों पर मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान करके सूक्ष्म उद्यमियों की सहायता करता है। तो ये चीज़ हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने ट्रेड्स की बात करते हैं, ठीक है ना। ट्रेड्स की बात करते हैं। ट्रेड एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा आपका। क्या होगा? ट्रेड्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें एमएसएमई जो उद्यम होंगे उनकी प्राप्तियाँ, जो रिसीवेबल्स होती हैं, प्राप्तियाँ हैं, को नकद में रूपांतरित कर उनकी कार्यशील जो पूंजी है उसे अनलॉक करने में मदद करता है। और ट्रेड के साथ की बात करें तो तेज़ी से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए और कंपनियों और उनकी आपूर्तियों के बीच मजबूत संबंध बढ़ावा देने के लिए। तो तेज़ी से भुगतान सुनिश्चित हो, कंपनियों के बीच और उनकी आपूर्तियों के बीच मजबूत संबंध को बढ़ावा मिले, एमएसएमईज को भुगतान के लिए अपने खरीदारों के पीछे क्या है, भागने की आवश्यकता ना पड़े। अतः आप कह सकते हैं कि ट्रेड्स इकोसिस्टम का विस्तार एमएसएमईज के विलंबन से होने वाले जो भुगतान की समस्याएं हैं उनके समाधान में एक उपयोगी तंत्र होगी। और जो क्या है, ये हटाना पड़ेगा वापस, कॉरपोरेटर्स हैं तथा सीपीएसई के लिए ट्रेड्स पर ऑन आपके जो क्या है बोर्डिंग की मौद्रिक सीमा को रुपये 500 करोड़ से घटाकर कितने रुपए अपने 250 करोड़ टर्नओवर कर दी गई है। चलिए लेने की बात ये है कि जो कॉरपोरेट्स हैं और सीपीएसई हैं, इनके लिए जो ट्रेड्स पर ऑन बोर्डिंग की जो मौद्रिक जो सीमा है उसे 500 करोड़ रुपए क्या है घटाकर 250 करोड़ कर दी गई है, टर्नओवर कर दी गई है। एमएसएमई क्षेत्र है, इस एमएसएमई क्षेत्र के ऑनलाइन विवाद समाधान के लिए ओडीआर प्रणाली, क्या है ओडीआर प्रणाली ये ओडीआर प्रणाली अपने एमएसएमई क्षेत्र में होने वाले जो विलम्ब से भुगतान की समस्याओं को हल करने के लिए ओडीआर यानी कि ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट आपके रिजोल्यूशन प्रणाली शुरू की गई है ताकि एमएसएमई क्षेत्रों में कार्यशील पूंजी का प्रभाव बाधित ना हो। इसके लिए ये लाया गया। और साथ में अपने बात करें इसमें कानूनी रूप से फाइलिंग करने के लिए बजाय, तो कानूनी रूप से फाइलिंग करने की बजाय संवाद आधारित आपके समाधान तंत्र पर जोर दिया जाए ताकि उपभोक्ता और इन उद्योगों के बीच व्यावसायिक तनाव पैदा ना हो और विलंबित भुगतान सही समय पर शांतिपूर्वक प्राप्त हो जाए। गवर्नमेंट को भी विश्वास है कि जुडिशरियली वैसे व्हाट द हेल आपके जो कानूनी रूप में जाएंगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो इससे अच्छा क्या है अपने यही इस्तेमाल कर लो, ऑनलाइन विवाद समाधान हो जाएगा, ओडीआर का इस्तेमाल करो, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हाँ तो पृष्ठ अपना सॉरी इसके लिए अपने एमएसएमई एक्ट 2006 के तहत एमएसएमई ओडीआर पोर्टल शुरू किया गया जिस पर रिपोर्ट करके संवाद स्थापित किया जा सकता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। एक तो है कि एंड टू एंड डिजिटल प्रक्रिया है
जो पारंपरिक चैनलों की तुलना में तेज़ और अधिक लागत प्रभावी हैं। और दूसरी है कि इसकी बहुस्तरीय समाधान तंत्र प्रणाली है, जिसमें बातचीत है, आपके जो सुलह हैं, मध्यस्थता का संयोजन है। बहुत छोटे दावों के लिए भी आर्थिक रूप से अधिक आपके व्यवहार्यता बनाती हैं। और ये कई भाषाओं में अपने 24 उपलब्ध विवाद समाधान तंत्र उपलब्ध करवाता है। तो कई भाषाओं में ये है, एंड टू एंड डिजिटल प्रक्रिया है, साथ में ये बहुस्तरीय आपकी समाधान तंत्र प्रणाली है, ठीक है ना, जो इसे बहुत छोटे दावों के लिए भी आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाती है, ठीक है ना। ओके, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने अनिगमित संस्थाओं तक ऋण पहुंच। अनिगमित जो संस्थाएं हैं, इन अनिगमित संस्थाओं तक ऋण पहुंच आपके सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र में बहुत कम ऋण तक आपके पहुंच वाले अनिगमित क्षेत्र के लिए भी वित्तीय समावेश के दृष्टिकोण को अपनाते हुए कुछ पहले शुरू की गई है। एमएसएमई जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत कम ऋण तक आपके पहुंच वाले अनिगमित क्षेत्र के लिए भी वित्तीय समावेश के दृष्टिकोण को अपनाने के लिए कुछ पहले शुरू की गई हैं। एक है प्रधानमंत्री जन धन स्कीम है, जो 2014 में प्रारंभ की गई। एक है ऋण गारंटी आपके ढांचा यानी कि क्रेडिट गारंटी स्कीम। एक है ब्याज अनुदान योजना। एक है मुद्रा योजना, जो 8 अप्रैल 2025 से है। 8 अप्रैल अपने 2025 से कौन सी है? मुद्रा योजना है। प्राथमिकता प्राप्त आपके क्षेत्र ऋण पीएसएल कहते हैं उसे, और तहत आपके एमएफआई सूक्ष्म वित्त संस्थान के आपके वितरित बैंक ऋणों का ट्रीटमेंट, यानी कि देखिएगा अनिगमित संस्थानों तक ऋण की पहुंच हो, इसके लिए आपके बहुत कम ऋण तक पहुंच वाले अनिगमित क्षेत्रों के लिए भी वित्तीय समावेश के दृष्टिकोण अपनाते हुए कुछ पहले शुरू की गई, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए अपने। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन आपका हो गया स्कीम 2014, ऋण गारंटी आपके ढांचा हो गया, ब्याज अनुदान योजना हो गई, मुद्रा योजना हो गई, साथ में प्राथमिक प्राप्त ऋण के तहत अपनी जो एमएफआई यानी कि सूक्ष्म वित्त संस्थान को वितरित बैंक ऋणों का ट्रीटमेंट हो गया। जो पीएसएल हम बात कर रहे थे, जिसमें दिशा निर्देशों के तहत सूक्ष्म उद्योगों के लिए बैंकों की आपके समायोजित जो शुद्ध बैंक है, उसकी ऋण आपकी कितनी हो जाएगी? ऋण 7.5% की उपलब्धता अनिवार्य है। कितनी 7.5% की उपलब्धता अनिवार्य है। इसकी मदद से आपके अनगिनत उद्यमों के लिए औपचारिक क्रेडिट की तक पहुंच में सुधार हुआ है। इसकी मदद से क्या है, आपके अनिगमित जो उद्यम हैं उनके लिए औपचारिक क्रेडिट तक पहुंच में सुधार हुआ है। अब बात करें विभिन्न वित्तीय स्रोतों से ब्याज का भार अनिगमित विनिर्माण उद्यमों है, तो ठीक है, इनके लिए क्या चीज़ देखने को मिली है? इनके लिए अपने श्रेणी देखेंगे, सबसे ज़्यादा भार देखेंगे और सबसे कम भार देखेंगे। जो विभिन्न वित्तीय स्रोत हैं उनसे ब्याज का भार देखते हैं, ठीक है ना। कौन सी? अनिगमित विनिर्माण उद्योगों है तो 50,000 रुपये से कम लोन के लिए आपके स्मॉल टिकट लोन के लिए व्यवसायिक सबसे ज़्यादा भार किसमें? व्यवसायिक बैंक के लिए और साहूकारों से हैं। सबसे कम भार है सहकारी समिति से। किससे हैं? सहकारी समिति से। सभी लोन है, सभी लोनों के लिए आपके सबसे ज़्यादा भार है आपूर्तिकर्ता से, और सहकारी समिति का सबसे कम भार है, ठीक है। साहूकार हो गया इसमें भी। ये हो गया अपना कौन सा? ये हो गया आपके विभिन्न वित्तीय स्रोतों से ब्याज का भार, ठीक है। आपके जो अनिगमित विनिर्माण उद्यमों हेतु, यहाँ पर हम बात करें वित्तीय पोषण के स्रोतों द्वारा बकाया आपके जो बकाया क्या है? ऋण राशि का आपके अनिगमित विनिर्माण उद्योग के हेतु देखें तो यहाँ पर 50,000 से कम लोन पर सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है मित्र की, फ्रेंड्स की जो 42% है, आपूर्तिकर्ता की है जो 43% है। सबसे कम हिस्सेदारी है आपके सहकारी समिति की। किसकी है? सहकारी समिति की है। और बात करें कितने हैं 1 लाख रुपए से अधिक राशि के, तो आपूर्तिकर्ता और साहूकार, ये क्या है? सबसे आपकी ज़्यादा हिस्सेदारी है। और सबसे कम है माइक्रो फाइनेंस और इंस्टीट्यूशन है, जिसमें 5% रहने वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपके अनिगमित विनिर्माण उद्योग हेतु वित्तीय पोषण के स्रोतों के द्वारा बकाया ऋण राशि का वितरण। बकाया ऋण राशि का क्या है? वितरण है। ये ब्याज का भार हो गया। हमने दोनों चीज़ें देखी।
एक बार फिर से अगर वापस देखना है तो क्या चीज़ करेंगे, देखिएगा, देख ही लेंगे। तो विभिन्न आपके जो वित्तीय स्रोत हैं से हैं, ब्याज का अपने भार देखें, 50,000 से कम के लोन के लिए सबसे ज़्यादा भार तो व्यावसायिक बैंक और साहूकारों का है, सबसे कम भार है सहकारी समिति का। सभी लोन पर देखें तो सबसे ज़्यादा भार है आपूर्तिकर्ता और साथ में साहूकार। सहकारी समिति क्या है, सबसे कम आपके भार देती है सभी लोनों पर। ठीक है। वित्तीय पोषण के स्रोतों द्वारा बकाया ऋण राशि का वितरण देखें, 50,000 से कम लोन पर मित्र आपकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रहती है, जिसकी 42% रहने वाली, आपूर्तिकर्ता की 23% रहने वाली। सबसे कम हिस्सेदारी सहकारी समिति की रहने वाली है 2%। 1 लाख से अधिक आपके राशि के लिए आपूर्तिकर्ता और साहूकार क्या है, आपकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी रहने वाली है। बात करें आपके माइक्रो फाइनेंस और इंस्टीट्यूशन का, जिसका 5% रहने वाला है, ये सबसे कम आपकी हिस्सेदारी के रूप में आते हैं। एक साथ एक झुंड में आपकी चीज़ें देख ली है हमने। अगर बात करते हैं भारत में विनिर्माण क्षमता में वैश्विक मूल्य श्रृंखला GVC आपके, तो इसके देखते हैं एक आपके वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकरण के प्रयास देखें कि इसकी भारत की विनिर्माण क्षमता को, भारत के जो विनिर्माण की क्षमता है उसको वैश्विक मूल्य श्रृंखला है के साथ एकीकरण के प्रयास देखते हैं। तो वर्ष 2024 में वैश्विक विनिर्माण GVA ग्रोस वैल्यू एडेड में भारत का अनुमानित कितना है 2.9% और वैश्विक व्यापारिक निर्यात कितना है आपके 1.8% है, कितना है 1.8% है। तो कुल मिला के बात है वर्ष 2024 में वैश्विक विनिर्माण ग्रोस वैल्यू एडेड में भारत का अनुमानित 2.9% है और वैश्विक आपके व्यापारिक निर्यात में 1.8% का हिस्सा है। तो वैश्विक विनिर्माण में 2.9% और व्यापारिक निर्यात में 1.8% का हिस्सा रहने वाला है। आपके GVC एकीकरण में 2 प्रमुख चैनलों के माध्यम से होता है। एक होता है बैकवर्ड लिंकेज, जिसमें देखें तो आपके फर्म अंतिम माल के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए मध्यवर्ती इनपुट आयात करती है। जो बैकवर्ड लिंकेज है, जिसमें फर्म क्या है, अंतिम माल के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए मध्यवर्ती इनपुट आयात करती है। तो बैकवर्ड लिंकेज जिसमें फर्म अंतिम माल के प्रसंस्करण और निर्यात के लिए मध्यवर्ती इनपुट आयात करती हैं। दूसरा है फॉरवर्ड। बैकवर्ड के बाद फॉरवर्ड आपके लिंकेज आता है, जो घरेलू रूप से आपके उत्पादित इनपुट विदेशों में आगे की प्रक्रिया के लिए निर्यात किए जाते हैं। तो पहला बैकवर्ड आपके लिंकेज देगा, जिसमें फर्म क्या है, अंतिम माल के रूप में प्रसंस्करण और निर्यात के लिए मध्यवर्ती इनपुट आयात करती है। और फॉरवर्ड लिंकेज में हो गया घरेलू रूप से आपकी क्या है, उत्पादित इनपुट हैं जो विदेशों में आगे की प्रक्रिया के निर्यात के लिए जाते हैं। ठीक है। कच्चा माल आपकी आपूर्ति, जिसमें बैकवर्ड लिंकेज फर्म या कंपनी, जो फॉरवर्ड लिंकेज तैयार माल का निर्यात। ओके। भारत में औद्योगिक विकास और अवसंरचना के लिए विकास हेतु प्रमुख योजनाएं चलाई जाती हैं, ताकि क्या हो, औद्योगिक का विकास हो और अवसंरचना का क्या हो, विकास हो। तो देखिएगा, पहली योजना हम देखते हैं राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, आपके NIP के बारे में बात करते हैं। तो मिशन है ये किस प्रकार का, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP। भारत में कुछ प्रमुख आपके क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास हेतु 5 वर्ष की योजना बनाना, वैश्विक मानकों के रूप में अनुरूप पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डिज़ाइन तैयार करने, समयबद्ध आपकी निर्माण सुनिश्चित करने और साथ में उनका निरंतर रखरखाव करने की सुविधा प्रदान करना। भारत की पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में वैश्विक आपकी रैंकिंग में सुधार करना, इस मिशन के प्रमुख उद्देश्य रहने वाले कि भारत में जो कुछ आपके प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें अवसंरचना का विकास हेतु 5 वर्ष के लिए योजना बनाई जाए, वैश्विक मानकों के अनुरूप जो पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डिज़ाइन तैयार की जाए और समयबद्ध रूप से उनका निर्माण सुनिश्चित हो, उनका निरंतर रखरखाव हो। भारत की पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में विश्व की जो रैंकिंग आती है उसमें सुधार हो, जिसमें राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में देखते लक्ष्य और प्रावधान देखें। मिशन की प्राप्ति के लिए अवसंरचना क्षेत्र में निवेश में निरंतर वृद्धि जरूरी है। अतः भारत सरकार के द्वारा वित्त वर्ष 2020 से 25 के दौरान 111 लाख करोड़ के अनुमानित निवेश के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शुरू की थी। कितने, 111 लाख करोड़ रुपए के आपके अनुमानित निवेश के साथ में। इसके क्रियान्वयन हेतु केंद्र और राज्य की भागीदारी देखी तो 39% और 40%, जबकि प्राइवेट सेक्टर है उसका 21% रहने वाला है। ये तगड़ा एक अलग ही सेक्टर है कि केंद्र में तो 39, राज्य का 40 और साथ में प्राइवेट को सेक्टर है तो वो 21% अपनी हिस्सेदारी दर्ज कर सकता है। 39, 40 एंड आपके 21% की हिस्सेदारी रहने वाली है
राष्ट्रीय अवसंरचना हम बात कर रहे थे, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की मिशन की बात कर रहे थे। इस मिशन के अंतर्गत हमने कुछ चीज़ें देखी, इसके लक्ष्य और प्रावधान देखे। उसके बाद हम अगले आपका मिशन देखते हैं, जिसके पहले एक मैं मच्छर उड़ा देता हूँ। ओके डन। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, राष्ट्रीय क्या है, मुद्रीकरण, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। कोविड-19 है, उसके बाद भारी राजस्व दबाव के बावजूद अवसंरचना, जो अवसंरचना है उसके निवेश अत्यंत आपके आवश्यक था। भारी नुकसान हुआ कोविड-19 के बाद, फिर भी क्या थी, अवसंरचना है, जिसके निवेश के लिए अत्यंत आवश्यक है था। इसलिए भारत सरकार के द्वारा अवसंरचना में निजी निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य मुद्रीकरण के माध्यम से परिसंपत्ति निर्माण के आपके सिद्धांत 23 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा की गई। कोविड-19 में वैसे भी फंस गए थे, तो ज़रूरी था कि प्राइवेट बंदे, प्राइवेट सेक्टर आए, हमारी मदद करे, तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की घोषणा की गई 23 अगस्त 2021 में। इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की अवसंरचना परिसंपत्तियों को एक सीमित आपके अवधि के लिए निजी क्षेत्रों को लीज या लाइसेंस पर दिया जाता है, क्या, लेकिन स्वामित्व पर नहीं दिया जाता, ये बात भी याद रखना। देखिएगा, अंतर्गत क्या करते हैं कि सार्वजनिक जो क्षेत्र की अवसंरचनाएं हैं उनको परिसंपत्तियों को एक सीमित अवधि के लिए निजी क्षेत्र में दिया जाता है। इसके लिए तो भाई साहब गवर्नमेंट तत्पर है कि सबको ही दे दो, लेकिन इसके बदले आप, जिसके बदले क्या, सार्वजनिक क्षेत्र में प्राप्त जो फंड है उसको, आपके सार्वजनिक क्षेत्र को प्राप्त फंड को नई अवसंरचना में पुनर्निवेश किया जाता है या अन्य आपके सार्वजनिक उद्देश्य के लिए खर्च किया जाता है। सरकार ने अपने एनएमपी जो के तहत वित्त वर्ष 2022 से 25 के 4 वर्षों की अवधि के लिए कुल 6 लाख करोड़ के मुख्य आस्तियों की अपने मुद्रीकरण की क्षमता अनुमानित की है। कितनी, 6 लाख करोड़ रुपए की आपके मुख्य आस्तियों की मुद्रीकरण की क्षमता अनुमानित की है। एनएमपी 2.0 के तहत 2025 से लेकर 2030 तक 10 लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण का लक्ष्य रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट बन जाती है लाइन आपकी, क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। 2010 तक 25 से लेकर 30 तक 10 लाख करोड़ रुपए का मुद्रीकरण का लक्ष्य है। 2022 से आपके 25 तक 4 वर्ष के लिए 6 लाख करोड़ रुपए का मुख्य आस्तियों मुद्रीकरण की क्षमता का अनुमानित था। किस योजना के अंतर्गत, आपके एनएमपी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, एनएमपी के अंतर्गत, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के अंतर्गत। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। अगली हम बात करते हैं राष्ट्रीय अपनी रसद नीति की, नेशनल आपके लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करते हैं। भारत में लॉजिस्टिक आपकी लागत जीडीपी के 14 से 18% की सीमा में है, तो वैश्विक बेंचमार्क आपके 8% की तुलना में बहुत अधिक है। भारत में लॉजिस्टिक जो लागत है वो जीडीपी की कितनी है, 14 से आपके 18% की सीमा में है। जो वैश्विक बेंचमार्क, जो अपना वैश्विक बेंचमार्क है 8%, उससे क्या है, कहीं अधिक है। ओके, समझ गए। फिर आगे बढ़े। लॉजिस्टिक की दक्षता के सुधार हेतु 17 सितंबर 2022 को लॉजिस्टिक की दक्षता में सुधार हेतु, लॉजिस्टिक की क्या हो, दक्षता में सुधार हो, लॉजिस्टिक की दक्षता के सुधार हेतु अपने 17 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की जाती है। तो लॉजिस्टिक में अपने सुधार हो, इससे भी और सुधार करना चाहते हैं तो 17 सितंबर 2022 को क्या राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति आती है, जिसका लक्ष्य ये होता है कि 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक यानी कि जो रसद की लागत है उसको वैश्विक बेंचमार्क के बराबर करना है। ठीक है, क्या करना है, वैश्विक बेंचमार्क के अपने क्या बराबर करना है, क्योंकि 8% हो चुकी, बहुत अधिक थी, तो इसके लिए कम करना था। और जीडीपी की अपने 14 से 18% सीमा में था लागत। ठीक है ना। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस आपके इंडेक्स रैंकिंग में 2030 तक शीर्ष आपके 25 आपके देशों में शामिल होना है। तो ये सारी चीज़ें याद कर लेना लक्ष्य इसके। और एक था कि एक प्रभावी लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के लिए डेटा संचालित निर्णय सहायक क्षेत्र बनाना। तो 8% अपना बेंचमार्क पहुंच चुका है, जीडीपी की 14 से 18% की सीमा में है। तो राष्ट्रीय रसद नीति लाई जाती है आपके 2022 में और 17 सितंबर को, जिसे 2030 तक 25 आपके देशों में शामिल किया जा सके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पीएम आपके गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में बात करते हैं। PMGSRNMP के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या चीज़ आके निकलती हैं, तो सभी आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के उद्देश्य से 13 अक्टूबर 2021 यहाँ पर बात आती है, 13 अक्टूबर 2021 की बात आती है।
और इसमें क्या फंडा है देखिएगा। 13 अक्टूबर 2021 को PMG आपकी SNMP लॉन्च किया जाता है, यानी कि प्रधानमंत्री PM का प्रधानमंत्री गति शक्ति, GS यानी गति शक्ति, N से आपका राष्ट्रीय हो जाएगा, मास्टर हो जाएगा और प्लान हो जाएगा। ठीक है, नेशनल मास्टर प्लान यहाँ पर लॉन्च किया जाता है 13 अगस्त 2021 को। PM गति शक्ति आर्थिक वृद्धि एवं सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है जो 7 आपके इंजनों के द्वारा संचालित है। जो PM आपकी गति शक्ति आर्थिक वृद्धि एवं सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है जो 7 इंजनों पर क्या है आपके संचालित हैं। कौन कौन से हैं? एक इंजन हो गया रेलवे, सड़क, बंदरगाह। तो रेलवे, सड़क, बंदरगाह और साथ में जल मार्ग हो गया, हवाई अड्डे हो गए, साथ में जन परिवहन और लॉजिस्टिक अवसंरचना है। लॉजिस्टिक अवसंरचना इसके अंतर्गत शामिल होगी। तो 7 प्रकार के प्रमुख आपकी क्या हो जाएगी, घटक ऐसे कौन से होंगे जिसके साथ इंजन के द्वारा संचालित किया जाएगा। नवंबर 2025 तक आपके 15 मंत्रालय और विभागों को शामिल किया गया है। तो नवंबर 2025 तक क्या किया गया है, 57 क्या है, 57 आपके मंत्रालय और विभागों को शामिल किया गया है। मेक इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। जब भी गवर्नमेंट अपनी जो नहीं है, अपनी गवर्नमेंट जो चल रही है बीजेपी वाली आती है, 25 सितंबर 2025 को 25 क्षेत्रों में शामिल किया गया आपके मेक इन इंडिया। उद्देश्य इसका ये था कि भारत में महत्वपूर्ण निवेश आपके निर्माण, संरचना और अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदलना है। तो मेक इन इंडिया और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुल मिला के या फिर ये दृष्टिकोण, ये उद्देश्य लेकर तो गवर्नमेंट आती है। निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना इसका प्रमुख पहले काम था कि उसके निवेश के लिए अनुकूल माहौल हो, तभी तो कोई लोग आके निवेश करेंगे। ठीक है ना, वरना अफ्रीका जैसे जहाँ पर कुछ कई जगह पर निवेश नहीं हो पाता है ना। आधुनिक के कुशल बुनियादी अवसंरचना का विकास करना। आधुनिक कुशल बुनियादी अवसंरचना का क्या करना, विकास करना। जो आधुनिक है एवं जो कुशल बुनियादी जो अवसंरचना होते हैं जिस पर क्या होता है सब कुछ टिका होता है, उसकी क्या क्या विकास करना। भारत को एक ग्लोबल डिज़ाइन और विनिर्माण हब के आपके परिवर्तन करना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए परिवर्तन करना। ठीक है, भारतीय आपके विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। भारतीय विनिर्माण के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना मेक इन इंडिया के अंतर्गत अपना मुख्य उद्देश्य अलग से रहने वाला था। उद्देश्य रहने वाले लक्ष्य क्या क्या है हमारा कि इस मध्य अवधि में निर्माण क्षेत्र में अपने वृद्धि दर प्रति वर्ष कितने 12 से 14% वृद्धि करने का लक्ष्य था। 2022 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद में GDP में आपके विनिर्माण में हिस्सेदारी 16% से 25% की वृद्धि, ये इसका लक्ष्य था। 16% से 25% की वृद्धि अपने करना था। और यहाँ पर विनिर्माण के क्षेत्र में 2022 तक 100 बिलियन आपके अतिरिक्त रोजगार का अवसर पैदा करना था। 100 बिलियन अतिरिक्त रोजगार यानी कि 10 करोड़ आपके अतिरिक्त रोजगार का अवसर पैदा करना था। विशेष रूप से पर्यावरण के संबंध में विकास की स्थिरता सुनिश्चित करना था। विशेष रूप से जो पर्यावरण के संबंध में विकास था उसकी स्थिरता सुनिश्चित करना था। ठीक है जी। फिर हम मेक इन इंडिया 2.0 आता है, ये 2014 के बाद एक 2.0 भी आ जाता है जिसमें 27 क्षेत्रों में वो तो ठीक है ध्यान केंद्रित किया जाता है। 15 विनिर्माण के क्षेत्र में, 12 आपकी सेवा के क्षेत्र में। 15 क्या विनिर्माण के क्षेत्र में और 12 किस में, आपकी सेवा के क्षेत्र में। 24 उप क्षेत्र आयात प्रतिस्थापन की आवश्यकता, निर्यात की संभावना व रोजगार में वृद्धि के ध्यान में रखते हुए चुना गया था। तो 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 15 विनिर्माण और 12 आपकी क्या है, सेवा क्षेत्र की। 24 आपके उप क्षेत्र आपकी आयात प्रतिस्थापन में और आवश्यक निर्यात की संभावना व रोजगार की वृद्धि के लिए ध्यान में रखते हुए चुना गया। वर्ष 2047 तक पोत निर्माण में आत्मनिर्भर हासिल करने एवं मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पोत निर्माण क्षेत्र में महत्व दिया जा रहा है। ठीक है, अगली आती है मुद्रा अपनी योजना। मुद्रा योजना, मुद्रा का फुल फॉर्म होगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये चीज़ क्या है, 8 अप्रैल 2015 से प्रारंभ होती है। 8 अप्रैल 2015 से प्रारंभ होती है। इस योजना के द्वारा सूक्ष्म स्तर पर उद्यमशीलता को वित्त पोषण के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस जो एजेंसी है
तो ये योजना सूक्ष्म स्तर पर आपके उद्यमशीलों को वित्त पोषण द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके अंतर्गत 3 श्रेणियों में ऋण प्रदान किया जाता है। शिशु में अपने 50,000, किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपए, तरुण में 5 लाख रुपए से अधिक व 10 लाख रुपए तक से कम ऋण, और तरुण प्लस में विशेष रूप से वे लोग जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और उसे सफलतापूर्वक चुकाया भी है, उन्हें 10 लाख से 20 लाख रुपए के बीच ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिलती है और 24 अक्टूबर 2024 से प्रभावी है। ठीक है ना। ये शुरुआत तो किसमें 8 अप्रैल 2025 को माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी की शुरुआत हो गई थी और जो सूक्ष्म स्तर पर उद्यमशीलता को वित्त पोषण के लिए शुरू की गई थी, जिसमें शिशु देखा 5 लाख से आपके कम कितने 5 लाख से कम तक के रुपए शिशु में 50,000 रुपये तक का ऋण मिलता है। किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त होता है। तरुण में 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए से कम ऋण उपलब्ध होता है। तरुण प्लस में विशेष रूप से वे लोग जिन्होंने अपने पहले ऋण श्रेणी के तहत ऋण लिया है और उसे सफलतापूर्वक चुकाया भी है, 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच उन्हें ऋण प्राप्त हो जाएगा और ये चीज़ 24 अक्टूबर 2024 से प्रभावी है। ओके, नेक्स्ट हम मूव फॉरवर्ड करते हैं किस पर, पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत हम बात करते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत बात करते हैं कि पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है। या आपके 17 सितंबर 2023 में अवसर पर आपके पारंगत जो कारीगर हैं और शिल्पकार हैं उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की जाती हैं और ये विश्वकर्मा जयंती से आपके शुरू की जाती हैं और ये थोड़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट वाली योजना है और इसका उद्देश्य ये था कि इसमें जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनको वैश्विक जो विश्वकर्मा जो कर्मी हैं, विश्वकर्मा कर्मियों हैं, उनको मान्यता प्रदान की जाएगी और विश्वकर्मा जो कर्मियों के डिजिटल और सशक्तिकरण के लिए आपके डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाएगा। उनके विकास के लिए नए अवसर उपलब्ध करने के लिए, मदद करने के लिए उनके ब्रांड प्रचार और बाजार तक आपके क्या है सरल पहुंच हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। योजना की अवधि आपके वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेकर 27-28 तक योजना की अवधि देखिए ये रहने वाली है। कब से कब तक 2023-24 से लेकर अपने 27-28 तक रहने वाली है, ये वित्तीय अवधि रहने वाली है। ओके, मूव फॉरवर्ड होते हैं और नोडल आपके मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MOMSME। ओके, नोडल हो गया। अगली हम योजना के अंतर्गत बात करते हैं जो उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना है। ठीक है ना। ये योजना उन्नति 2024 में आती है। ये योजना 2024 में आती है जो उत्तर पूर्वी परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना है। 2024 में कब आती है? 2024 में आती है और ये केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय की एक योजना है। केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य उद्योग की एक योजना है जिसे मार्च 2024 में प्रारंभ किया गया था। कब? मार्च 2024 में प्रारंभ की जाती है और केंद्रीय और वाणिज्य मंत्रालय की एक योजना है। इसका उद्देश्य है कि देश के पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उसके उद्योग के विकास कर रोजगार के सृजन किए जाए, उन पर भी ध्यान दिया जाए। वो भी भारत के स्टेट्स हैं, उनके भी डेवलपमेंट हो, इसके लिए आवश्यकता ये रहने वाली है। साथ में अगर बात करें आगामी 10 वर्ष हैं, आगामी 10 वर्षों के लिए 10,000 आपके 37 करोड़ 10,000 आपके 37 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रावधान किया गया आगामी कितने 10 वर्षों के लिए। अच्छा खासा पेमेंट आपके परिव्यय किया जा रहा है। इस योजना के तहत मौजूदा औद्योगिक जो इकाइयाँ उनको 3 श्रेणियों में बांटा जाएगा। एक है पूंजी निवेश प्रोत्साहन, केंद्रीय पूंजी ब्याज अनुदान प्रोत्साहन, विनिर्माण और सेवा से जुड़े प्रोत्साहन के तहत आपके जोन ए जो औद्योगिक रूप से उन्नत जिले हैं, आपके जोन बी जिसमें औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले हैं, एक है जिसमें अंतर्गत, ठीक है ना, हो गया ना, जोन बी के अंतर्गत आपकी उसकी पात्रता के आधार पर प्रोत्साहन किया जाएगा। ओके, मौजूदा औद्योगिक इकाइयों की 3 श्रेणियाँ, पूंजी निवेश प्रोत्साहन, केंद्रीय पूंजी ब्याज अनुदान प्रोत्साहन, विनिर्माण और सेवा से जुड़े प्रोत्साहन के तहत जोन ए औद्योगिक रूप से उन्नत जिले आते हैं, जोन बी जिसमें औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले जिसके अंतर्गत उनकी पात्रता के आधार पर प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला है भारतमाला आपकी परियोजना। क्या आता है? भारतमाला परियोजना आता है जो 2017 से शुरू की गई थी। राजमार्ग के क्षेत्र में एक अम्ब्रेला योजना है और इसका क्रियान्वयन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किस चीज़ के लिए इसका किया जाता है? तो इसका क्रियान्वयन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। सड़क परिवहन और राजमार्ग जो मंत्रालय उसके द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है
और साथ में इसका उद्देश्य है कि आर्थिक गलियारे हैं, इंटर कॉरिडोर हैं, फीडर रूट हैं, राष्ट्रीय कॉरिडोर हैं, उनको दक्षता में सुधार करना और सीमा के विकास आदि के माध्यम से बुनियादी ढांचे का विकास करना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत अपने रहने वाली है। ठीक है ना। अगली हम बात करते हैं सागरमाला कार्यक्रम। ये अपने मार्च 2015 से शुरू हुई थी और कार्यक्रम जो पतन है, पोत हैं और साथ में परिवहन जल मार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत अपने मार्च 2025 में हुई थी और ये कार्यक्रम पतन, पोत, परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय की प्रमुख पहल है। ओके जी, अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं। अपने कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के समुद्र तट हैं और नौगम्य जो जलमार्ग है, रणनीतिक भौगोलिक स्थिति लाभ उठाकर आपकी लॉजिस्टिक लागत को कम करना और पतन के आधारित विकास को बढ़ावा देना, ये सागरमाला आपके कार्यक्रम होता है। नाम से पता चल रहा है ना। इस कार्यक्रम में आपकी 75,000 किलोमीटर लंबी तट रेखा और 14,500 किलोमीटर संभावित जल रेखा की क्षमता का उपयोग करके देश के आर्थिक विकास की गति बढ़ाना है। अगली नाम से पता चलेगा, ये भी पर्वतमाला परियोजना है 2022-23 के बजट में आपने शुरू की गई, जिसमें सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में अंतिम छोर तक हमने किया है कनेक्टिविटी सुधार या कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए। तो इन कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी मोड पर पर्वतमाला परियोजना राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की घोषणा की गई। इस योजना का क्रियान्वयन नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का अपने क्रियान्वयन कौन कर रहा है? इसका क्रियान्वयन नेशनल जो हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड है, इसके द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य अपने 5 वर्षों के भीतर 1200 किलोमीटर तक और 250 से अधिक आपके रोपवे परियोजनाएं विकसित करना है। समझे ना। नेक्स्ट हम बात करें, अगर मेक इन इंडिया के पहल के तहत इस परियोजना में रोपवे निर्माण में कम से कम आपके 50% स्वदेशी पुर्जों का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। ये पर्वतमाला परियोजना में है। 5 वर्षों के भीतर आपके 1200 किलोमीटर तक हैं, 250 से अधिक रोपवे परियोजना है, जिसमें से 50% रोपवे निर्माण में कम से कम आपके जो पुर्जे हैं स्वदेशी होने चाहिए। मेक इन इंडिया आपकी परियोजना है, इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। अगली हम बात करते हैं आपके जो भारत नेट परियोजना है। भारत नेट परियोजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि डिजिटल इंडिया के तहत सभी गांवों तक ब्रॉडबैंड की आपकी सुविधा हो और पहुंच की। साथ में इसके अंतर्गत सभी ग्रामों में आपके 100 Mbps की नेट स्पीड से जोड़ा जाएगा। दूरसंचार के क्षेत्र में रोजगार सृजन और सभी तक आपके इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित हो सके। और राष्ट्रीय डिजिटलीकरण जो संचार नीति है 2018 लाई गई थी, इसके अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उद्योग आपके 4.0, ये तकनीकी आप जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है या मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, विनिर्माण प्रक्रिया एकीकृत कर चौथी आपकी औद्योगिक क्रांति का आगमन शुरू हुआ। चौथी आपकी औद्योगिक क्रांति का आगमन शुरू हुआ। भारत सरकार के द्वारा इसके लिए आपके समर्थ यानी कि स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब उद्योग भारत 4.0 आपके चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र भारत को बनाने के लिए योजना चालू की गई। इसमें आपके तकनीक में क्लाउडिंग कंप्यूटिंग है, मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, विनिर्माण की प्रक्रिया को एकीकृत कर चौथी आपके औद्योगिक क्रांति का आगमन शुरू किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। क्या है प्लेटफॉर्म? यूनिफाइड आपके लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP आपके यूलिप के नाम से हम जानते हैं। ये एक डिजिटल गेटवे हैं जो उद्योग के क्षेत्र में भागीदारी के लिए API आधारित एकीकरण के माध्यम से विभिन्न सरकारी प्रणालियों में से लॉजिस्टिक संबंधी डेटा सेट पहुंच करने में अनुमति देता है। और इस पहल का उद्देश्य क्या? लॉजिस्टिक क्षेत्र में प्रक्रिया को सरल बनाना और दक्षता में सुधार लाना, पारदर्शिता है उसको बढ़ाना, रसद लागत को कम करना और व्यापार को आसान बनाना। एक जिला एक उत्पाद ODP नीति है ये। अब इसका देखिएगा प्रारंभ होती है 2018 में, जनवरी के 2018 में जो एक जिला एक उत्पाद नीति प्रारंभ होती है। स्वदेशी उत्पादकों को बढ़ावा देने हेतु, कारीगरों को समर्थन करने हेतु, ताकि देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल सके। अच्छी पहल थी, अच्छी योजना है, लेकिन
कितनी क्रियान्वयन होती है, कितना उसमें फोकस दिया जाता है, ये भी ज़रूरी होता है, ठीक है ना। विशेषता ये है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक ज़िले में उत्पादित एक उत्पाद की पहचान कर उसकी ब्रांडिंग और उसके प्रचार किया जाता है। एक तो ये चीज़, और साथ में इस पहल में अब तक 780 आपके अधिक ज़िलों में 1286 उत्पादों की पहचान कर ली गई है। पीएम यूनिट मॉल है जो केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजी निवेश के लिए राज्यों की विशेष सहायता योजना के अंतर्गत सभी राज्यों में पीएम यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए धन आवंटित किया गया है। पीएम यूनिटी मॉल है जो केंद्रीय बजट 2023-24 के पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत सभी राज्यों में पीएम यूनिट मॉल स्थापित करने के लिए धन आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य ओडीओपी जो उत्पादकों को बढ़ावा देना है, स्वदेशी उत्पादन की बाजार पहुंच बढ़ाना है, रोजगार आपके पैदा करना है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। पीएम यूनिटी मॉल है जो केंद्रीय बजट 2023-24 में पूंजी निवेश के लिए आपके राज्यों का विशेष सहायता योजना के अंतर्गत सभी राज्यों में पीएम यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए धन आवंटित किया गया, जिसका उद्देश्य ओडीओपी जो उत्पाद है उसको बढ़ावा देना है, स्वदेशी उत्पाद है उसके बाजार तक क्या है बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना, ठीक है ना। 780 से लेकर अधिक जिलों में 1256 आपके उत्पादों को पहचान कर ली गई है। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली IPRS ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों को मान्यता देते हैं, हस्तक्षेपों की पहचान करती है और निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए निर्णय प्रणाली के रूप में कार्य करती है औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली, ठीक है ना। DPIIT ने औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के उद्देश्य से औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 2018 में एक पायलट रिपोर्ट की जारी थी। इस आपकी प्रणाली का क्रियान्वयन DPIIT, इन्वेस्ट इंडिया और एशियाई बैंक के द्वारा किया जा रहा है औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली में, ठीक है ना। अगली कौन सी अपनी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय आपके क्षेत्रीय योजना 2021 लाई गई। इस योजना में 28,400 करोड़ रुपए के वित्तीय खर्चे से अपने वित्त वर्ष 21-22 में से वित्त वर्ष 36-37 की अवधि के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत 4 प्रकार के प्रोत्साहन आपकी परिकल्पना की गई। एक पूंजी निवेश प्रोत्साहन, एक पूंजी ब्याज अनुदान, एक है GST से जुड़ा प्रोत्साहन, एक है कार्यशील पूंजी ब्याज अनुदान। तो पूंजी निवेश प्रोत्साहन, पूंजी ब्याज अनुदान, GST से जुड़ा प्रोत्साहन और कार्यशील पूंजी ब्याज अनुदान। बी रेडी फ्रेम आपके देखे फ्रेमवर्क 2020 में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने के बाद विश्व बैंक ने वैश्विक स्तर पर 184 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए बी रेडी फ्रेमवर्क विकसित किया है। बी रेडी फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत की रिपोर्ट आपके भाग 3 रिपोर्ट अब अप्रैल 2026 में प्रकाशित होगी। बी रेडी जो फ्रेमवर्क है, तो बी रेडी फ्रेमवर्क 2020 में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने के बाद विश्व बैंक ने वैश्विक स्तर पर 184 अर्थव्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए बी रेडी आपके फ्रेमवर्क विकसित किया है। बी रेडी फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारत की रिपोर्ट भाग 3 में अप्रैल 2026 में प्रकाशित होने वाली है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान NID। DPIIT के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिज़ाइन शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 1961 में गुजरात के अहमदाबाद में पहला राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान स्थापित किया गया है। 1961 में गुजरात के अहमदाबाद में पहला राष्ट्रीय डिज़ाइन पहला आपके डिज़ाइन संस्थान कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद में। ये इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान। अगली हम बात करते हैं राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP भारत की एक महत्वाकांक्षी अवसंरचना पहल है जिसका उद्देश्य है कि स्मार्ट सिटीज़ के रूप में उन्नत औद्योगिक शहर बनाए ताकि उनके प्रमुख विनिर्माण और निवेश के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। और इस प्रथम चरण में 4 शहरों क्लस्टरों में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, नवीनीकरण ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और ऑटो अनुषंगी उपकरण, हाईटेक गुड्स, आपके फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र और परिधान जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक उपयोग के लिए भूखंड आवंटित किए गए हैं। इन 4 शहरों में गुजरात का आपके धोलेरा, महाराष्ट्र का सेंद्रा बिडकनी, उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा और मध्य प्रदेश का विक्रम उद्योगपुरी शामिल हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सम्मिलित कीजिए, क्वेश्चन आएगा। गुजरात का धोलेरा, महाराष्ट्र का सेंद्रा बिडकनी, उत्तर प्रदेश का ग्रेट नोएडा,
MP का विक्रम औद्योगिक पूरे शामिल है। स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात करें तो ये 16 जनवरी 2026 को शुरू होता है, 26 नहीं 2016 को। तो देश के नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, बड़े पैमाने पर रोजगार अवसर पैदा करने के लिए, नवाचार और डिज़ाइन के माध्यम से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ये 3 स्तंभ है इसके। एक फर्स्ट आपका सरलीकरण और हेड होल्डिंग, और दूसरा है वित्त पोषण संबंधी सहायता और प्रोत्साहन, तीसरा है उद्योग शिक्षा संबंधी सहभागिता और इंक्यूबेशन। तो ये प्रमुख रूप से 3 इसके स्तंभ हैं, सरलीकरण और हैंड होल्डिंग। सरलीकरण और हैंड होल्डिंग, वित्त पोषण संबंधी सहायता और प्रोत्साहन, उद्योग शिक्षा संबंधी सहभागिता और इंक्यूबेशन। ठीक है ना, वित्त पोषण संबंधी, सरलीकरण और उद्योग शिक्षा संबंधी सहभागिता। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल स्टार्टअप्स और हितधारकों के स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर नेटवर्क तथा ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए एकल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल है, ये स्टार्टअप और हितधारकों के स्टार्टअप इकोसिस्टम से लेकर नेटवर्क तथा ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए एकल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। इन्वेस्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना 2009 में DPIIT और फिकी CII और नेस्कॉम विभिन्न राज्य सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम लाभ के लिए नहीं कंपनी के रूप में आपके की गई थी। निवेशकों के लिए कारोबारी जो स्थितियों की सरल बनाना और देश के निवेश अनुकूल आपके जो माहौल हैं इसको प्रोत्साहन देता है। इन्वेस्ट इंडिया के अंतर्गत ये अपना औद्योगिक संबंधी जो भारत का अर्थव्यवस्था थी ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। कृषि संबंधी हम कर चुके हैं, अब सेवा क्षेत्र से संबंधी के रहने वाला है, बाकी ये अपना सिस्टम क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिला के काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम में काम आएगा, सक्सेस मिलेगी। चलिए होप करते हैं, होप के साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं, बस।